From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं 2 अप्रैल 2026 की देवभूमि हिमाचल से जुड़ी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक 2 घरेलू मीटरों पर ही निशुल्क मिलेगी बिजली। हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक प्रति माह 2 घरेलू मीटरों पर ही निशुल्क बिजली मिलेगी। इसका लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से मीटर लिंक करवाने होंगे। 2 से अधिक बिजली मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक 5.44 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। 126 से अधिक यूनिट पर इन उपभोक्ताओं को भी 0 यूनिट से 5.89 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल देने होंगे। बुधवार को विशेष सचिव ऊर्जा शुभकरण सिंह की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि एक राशन कार्ड पर अधिकतम 2 बिजली मीटरों तक ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। प्रत्येक मीटर पर 125 यूनिट तक रियायत दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के 2 से अधिक मीटर हैं, उनके लिए 2 मीटर का चयन बिलिंग सिस्टम के जरिए किया जाएगा, जिसे उपभोक्ता बाद में बदल भी सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत स्लैब आधारित सब्सिडी लागू रहेगी। 0 से 125 यूनिट तक उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मिलेगी। 126 से अधिक खपत पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। 126 से 300 और 301 यूनिट से अधिक खपत पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। विशेष ऊर्जा सचिव शुभकरण सिंह के पत्र के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने कंज्यूमर आईडी को राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 0 से 125 यूनिट स्लैब के उपभोक्ताओं को पहले की तरह 0 बिल मिलता रहेगा, जैसा कि पिछले वित्त वर्ष में जारी था। एक राशन कार्ड पर 2 से अधिक मीटर होने की स्थिति में अतिरिक्त मीटर पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी और उन पर पूरी दरें लागू होंगी। अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। सरकार ने 1 लाख अति गरीब परिवारों को 1 मीटर पर प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त देने का फैसला लिया है। इन उपभोक्ताओं को 0 बिल जारी होगा और इसमें सेट, ईडी और मीटर टैक्स भी नहीं लगेगा। पात्र परिवारों की सूची संबंधित विभाग बिजली बोर्ड के साथ साझा करेगा। हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। होमगार्ड के 700 पदों के लिए अब 7 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 वॉलंटियर पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। विभाग ने उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 7 अप्रैल कर दिया है। विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से भर्ती पोर्टल पर तकनीकी और नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं आ रही थी। इस सर्वर डाउन और ग्लिच के कारण कई योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भी विभाग से आवेदन की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया था। छात्रों की इन्हीं परेशानियों और मांग को देखते हुए प्रशासन ने ये अहम निर्णय लिया है। हजारों अनुबंध कर्मियों और दैनिक आकस्मिक वेतनभोगियों को नियमितीकरण का तोहफा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों और दैनिक व आकस्मिक वेतनभोगियों को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। इस संबंध में बुधवार को कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी मंडलीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष व डीसी को इन निर्देशों को सभी संबंधित व्यक्तियों के संज्ञान में लाने और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। अब साल में 2 बार 31 मार्च और 30 सितंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी नियमित होंगे। अधिसूचना के अनुसार वे सभी अनुबंध कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक लगातार 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब नियमित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो कर्मचारी 30 सितंबर 2026 तक 2 साल की निरंतर सेवा पूरी करेंगे, उनका नियमितीकरण 30 सितंबर के बाद किया जाएगा। ये नियमितीकरण निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद शर्तों के अधीन किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण पूरी तरह वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। ये भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्ति, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप हुई हो। नियमितीकरण केवल उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। कर्मचारियों को संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार ने नियमितीकरण से पहले मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्व वृत्त का सत्यापन भी हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के तहत किया जाएगा। हर विभाग में नियमितीकरण के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी, जो पात्र कर्मचारियों की जांच कर अंतिम निर्णय लेगी। नियमित होने के बाद कर्मचारियों को राज्य में कहीं भी तैनात किया जा सकेगा। नियमितीकरण आदेश जारी होने की तारीख से ही प्रभावी होगा और ये पूरी प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के प्रावधानों के अधीन रहेगी। विद्यार्थियों को राहत। 10वीं की रीअपियर परीक्षा अब जून में, पहली बार बदला शेड्यूल।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पहली बार जून माह में 10वीं कक्षा के लिए रीअपियर परीक्षा करवाएगा। इससे पहले रीअपियर परीक्षा सितंबर में होती थी। इसके चलते बच्चों का एक वर्ष खराब हो जाता था। बोर्ड ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब जून माह में ही 10वीं कक्षा की रीअपियर परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों और उनके करियर को ध्यान में रखते हुए बोर्ड पहली बार स्कूलों में करियर काउंसलिंग से बच्चों का मार्गदर्शन करेगा। प्रदेश भर में 10वीं और जमा 2 की परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों को शांत मन से परीक्षा देने के टिप्स दिए गए। उन्होंने बताया कि 23 मार्च से 1 अप्रैल तक प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की गई, जिससे नकल के मामलों में कमी आई है। ज्वालाजी स्थित एक केंद्र में नकल का मामला सामने आने पर पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। 10वीं और जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 30 अप्रैल तक घोषित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही प्रयास रहेगा कि परिणाम 2 सप्ताह के भीतर ही घोषित कर दिया जाए, जिसमें सभी अध्यापकों का सहयोग आवश्यक है। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की कोई स्थायी नीति नहीं, सदन में बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए फिलहाल कोई स्थायी नीति नहीं है। विधायक प्रकाश राणा और डॉक्टर जनकराज द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार नियमित और संविदा कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर हर महीने लगभग 1172 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके मुकाबले आउटसोर्स कर्मचारियों पर खर्च काफी कम है। इस मद में सरकार लगभग 19 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करती है। सरकार ने सदन को ये भी बताया कि विभिन्न विभागों में करीब 13,000 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर कार्यरत हैं। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, 13 फरवरी के बाद बनी नई पंचायतें नहीं होंगी मान्य, चुनाव के लिए सरकार के निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2026 के बाद पंचायतों के सृजन, विभाजन, पुनर्गठन और परिसीमन के लिए जारी अधिसूचना को नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर मसौदा 13 फरवरी 2026 के बाद अधिसूचित किया गया है। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन किए बिना इसके बाद परिसीमन भी पूरा कर लिया गया है। इसलिए इस तरह के सृजन, विभाजन, पुनर्गठन और परिसीमन को संबंधित ग्राम पंचायतों में सभी स्तरों पर चुनाव क्षेत्र के परिसीमन के निर्धारण का आधार नहीं बनाया जा सकता। अतः आने वाले चुनावों के संचालन के उद्देश्य से चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण के साथ साथ रोस्टर के निर्धारण सहित इसे ध्यान में न रखा जाए। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इन पंचायतों में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के बाहर किए गए सृजन, विभाजन या पुनर्गठन और परिसीमन को अनदेखा करते हुए पंचायतों की स्थिति और चुनाव क्षेत्रों के पूर्व में मौजूद परिसीमन के आधार पर ही चुनाव करवाए जाएं। जयराम ठाकुर बोले, मुख्यमंत्री सुक्खू को उलझुल फैसले लेने की आदत, शक्तियों का दुरुपयोग कर रही सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर पंचायत चुनाव के रोस्टर में किए गए बदलावों को लेकर भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। मीडिया को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री को बिना सोचे समझे उलझुल फैसले लेने की आदत हो गई है, जिसके कारण बार बार सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं और इससे पूरे प्रदेश में सरकार की जग हसाई हो रही है। सदन के भीतर और बाहर उपजे इस विवाद की मुख्य जड़ राज्य सरकार द्वारा जिलों के उपायुक्तों, डीसी को रोस्टर में 5% तक बदलाव करने की दी गई छूट है, जिसे विपक्ष लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मानता है। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि नए नियमों के तहत ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति अध्यक्षों के आरक्षण रोस्टर में फेरबदल का जो अधिकार उपायुक्तों को दिया गया है, वो सीधे तौर पर सत्ता का दुरुपयोग है ताकि कांग्रेस अपने चाहेते कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाने की नहीं बल्कि उसे टालने की है और वो माननीय हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए मनमाने फैसले ले रही हैं। हिमाचल में करोड़ों के घाटे तले दबे 10 निगम और बोर्ड। अकेले बिजली बोर्ड को 3,390 करोड़ का करंट। हिमाचल प्रदेश के कुल 23 में से 12 निगम व बोर्ड लाभ में हैं, जबकि 10 घाटे में चल रहे हैं। विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भाजपा विधायकों के संयुक्त सवाल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घाटे में चल रहे निगम बोर्ड आदि के बारे में विस्तार से लिखित जानकारी दी है। ये आंकड़े 31 मार्च 2025 तक के हैं। इनके अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम 2,272 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है, जबकि सबसे ज्यादा 3,390 करोड़ से अधिक के घाटे से राज्य बिजली बोर्ड जूझ रहा है। प्रदेश के पर्यटन और वन विकास निगम भी घाटे से अछूते नहीं हैं। हालांकि प्रदेश में कुछ निगम बोर्ड ऐसे भी हैं जो वर्तमान में लाभ में चल रहे हैं। कौशल विकास निगम का ब्यौरा सामने नहीं आया है। घाटे का सबसे बड़ा आंकड़ा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड का है।
बिजली बोर्ड 3,390 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में चल रहा है। किसी समय राज्य सरकार को कर्ज देने वाले ऊर्जा राज्य में बिजली बोर्ड का ये घाटा चिंताजनक है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन भी 976 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है। दिलचस्प तरीके से हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम 181 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम भी 147 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम की हानि का आंकड़ा 84 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसी प्रकार एचपी मिल्क फेडरेशन शिमला का घाटा 7 करोड़ रुपए से अधिक का है। लाभ में चलने वाले निगम व बोर्डों में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम, हिमुडा, भूतपूर्व सैनिक निगम, औद्योगिक विकास निगम, सामान्य उद्योग निगम, एग्रो इंडस्ट्रीज निगम, नागरिक आपूर्ति निगम, इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, महिला विकास निगम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम शामिल हैं। इसके अलावा एचआरटीसी, बिजली बोर्ड, वन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम, वित्तीय निगम, SC/ST निगम आदि का नाम घाटे वाली लिस्ट में शामिल है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के आंकड़ों का ब्यौरा सीएम की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर छाई हिमाचल की 2 पंचायतें, 1 करोड़ और 50 लाख रुपए मिलेंगे। लाहुल की शानशाह देश भर में प्रथम। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज करवाई है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए इस वर्ष प्रदेश की 2 पंचायतों, लाहुल स्पीति की शानशाह को प्रथम और मंडी की लोहाड़ी को तीसरे स्थान के लिए चयनित किया है। विकास कार्यों, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इन पंचायतों को ये सम्मान मिला है। लाहुल स्पीति जिले के लाहुल ब्लॉक की शानशाह पंचायत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सुरक्षा पंचायत श्रेणी में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इसके लिए पंचायत को 1 करोड़ रुपए की राशि सहित सम्मानित किया जाएगा। शानशाह पंचायत ने कमजोर वर्गों के उत्थान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मंडी जिले के बल ब्लॉक की लोहाड़ी पंचायत को स्वच्छ एवं हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में तीसरा स्थान मिला है। इसके लिए पंचायत को सम्मान समारोह के दौरान 50 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। पंचायत ने स्वच्छता अभियान, कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र के विस्तार और जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। 15वें वित्त आयोग से आए 13.80 करोड़ हिमाचल में 12 जिला पंचायतों, 23 प्रखंडों और 79 ग्राम पंचायतों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत देते हुए रुकी हुई अनुदान राशि जारी कर दी है। प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली किश्त के तहत 13.80 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। ये राशि पहले किसी कारणवश रोकी गई थी, जिसे अब जारी कर दिया गया है। इससे पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और स्थानीय निकायों को वित्तीय मजबूती मिलेगी। इस अनुदान का सीधा लाभ प्रदेश की 12 पात्र जिला पंचायतों, 23 प्रखंड पंचायतों और 79 ग्राम पंचायतों को मिलेगा। इन संस्थाओं के माध्यम से गांवों में बुनियादी सुविधाओं, छोटे विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि गैरबद्ध अनुदान होने के कारण पंचायतें इस राशि का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कर सकेंगी, जिससे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत 8 राज्यों को 2461 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अनुदान के रूप में जारी की है। इस राशि का उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना है। डीसी को 5% आरक्षण की शक्तियां देने के मुद्दे पर भाजपा का प्रस्ताव खारिज, विपक्ष ने किया वॉकआउट। प्रश्नकाल के आरंभ होने से पहले विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में कहा कि विधायक रणधीर शर्मा की ओर से राज्य सचिवालय को एक नोटिस नियम 67 के तहत प्राप्त हुआ है, जिसके तहत वो स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं, जिस पर फैसला प्रश्नकाल के बाद करेंगे। स्पीकर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में डीसी को आरक्षण की 5% शक्तियां दिए जाने को लेकर चर्चा चाहते हैं। विधानसभा स्पीकर ने नियम 67 को लेकर 27 नवंबर को धर्मशाला में सत्र के दौरान लिए गए निर्णय का हवाला दिया, जबकि भाजपा विधायकों का कहना था कि विधानसभा स्पीकर इस पर फैसला करे। इसी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिस पर विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक स्थगित कर दिया। तदुपरांत विधानसभा में सदन के भीतर कार्यवाही आरंभ हुई और प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। विधायक रणधीर शर्मा और जगत सिंह नेगी के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसमें हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक रणधीर शर्मा के बीच गहमागहमी भी हुई। वहीं नेता प्रतिपक्ष भी आमने सामने आए। चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिस पर सदन के भीतर फिर हंगामा शुरू हो गया और इस दौरान भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।
लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने से पहले लेनी होगी सरकार की मंजूरी, विधानसभा में विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से बुधवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश लिफ्ट संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये विधेयक सदन में पेश किया, जिस पर शुक्रवार को बजट सत्र के अंतिम दिन चर्चा और इसके पारित होने की संभावना है। ये विधेयक राज्य में लिफ्ट, एस्केलेटर और ट्रैवलेटर के बढ़ते उपयोग को विनियमित करने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2007 के मौजूदा अधिनियम के दायरे का विस्तार करना है, ताकि एस्केलेटर और ट्रैवलेटर को भी नियामक ढांचे में शामिल किया जा सके। राज्य के शहरी क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों में इनका उपयोग तेजी से बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही सख्त प्रशासनिक नियंत्रण, अनिवार्य निरीक्षण और अनुपालन तंत्र के जरिए सार्वजनिक व सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके तहत लाइसेंस शुल्क में संशोधन, दंड का प्रावधान और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य किया गया है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि लिफ्ट, एस्केलेटर और ट्रैवलेटर लगाने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके साथ ही क्षमता, गति और संरचनात्मक सुरक्षा मानकों जैसी विस्तृत तकनीकी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। चैतन्य और भुट्टो को पेंशन से रहना होगा वंचित। हिमाचल में पहली बार चुनकर दलबदल करने वाले पूर्व विधायकों पर गिरी गाज। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए दलबदल करने वाले कांग्रेस के 6 व 3 निर्दलीय विधायकों को 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की पेंशन से वंचित रहना पड़ेगा। इनमें से पहली बार चुनकर आए चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो को पेंशन नहीं मिलेगी। शेष 7 पूर्व विधायकों में से 6 को उनके पिछले कार्यकाल के अनुसार पेंशन और भत्तों की सुविधा प्राप्त होगी, जबकि आशीष शर्मा उपचुनाव जीतने के कार्यकाल के लिए पेंशन के हकदार होंगे। विधानसभा सचिवालय के नियमों के अनुसार विधायक को पेंशन के तौर पर प्रतिवर्ष 1000 रुपए मूल पेंशन में जुड़ते हैं। बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से पहले वर्ष 2024 में सदस्यों के पेंशन और भत्तों के संबंध में लाया गया संशोधन विधेयक वापस लिया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा। सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, होशियार सिंह, रवि ठाकुर, केएल ठाकुर और राजेंद्र राणा एक से अधिक चुनाव जीतने के कारण पुराने कार्यकाल की पेंशन के ही हकदार होंगे। इसके बाद उपचुनाव में जीते सुधीर और लखनपाल को दिसंबर 2022 से उपचुनाव जीतने तक की अवधि की पेंशन नहीं मिलेगी। पहली बार चुनकर आए आशीष शर्मा को भी उपचुनाव जीतने के बाद के कार्यकाल की ही पेंशन मिलेगी। हिमाचल एंट्री टैक्स पर भ्रम की स्थिति न बनाए, सीएम सुक्खू बोले, अधिसूचना में सब स्पष्ट, विपक्ष ने बयान पर घेरा। एंट्री टैक्स को लेकर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि 5 और 12 सीटर वाहनों के एंट्री टैक्स जो दरें बढ़ाई गई थी, उसका युक्तिकरण कर दिया गया है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि प्रदेश हित में राज्य के सीमावर्ती व पड़ोसी राज्यों ने भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास न करें। सरकार ने गत रोज देर सायं एंट्री टैक्स की शुल्क दरों को जनहित में युक्तिकरण किया है। पहले 5 सीटर गाड़ी के 70 रुपए लिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 100 रुपए, और 5 सीटर से 12 सीटर तक 130 रुपए लिए जाते थे, उसमें 30 रुपए कम कर 100 रुपए किया गया है। राज्य सरकार ने अन्य श्रेणियों के वाहनों के शुल्क में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की है। विधानसभा में अपने कार्यालय में पड़ोसी दोनों राज्यों के साथ एंट्री टैक्स को लेकर स्थिति पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी बातचीत कर विवाद को खत्म करने की कोशिश करूंगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आंधी, तूफान व ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मौसम के मिजाज तल्ख बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 3 से 7 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 5 से 7 अप्रैल तक भी अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि 2 अप्रैल की रात से उत्तर पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।